बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। ये हमारा प्राइमरी लेवल का है और इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी और मैथ। इसमें हम आपका ईवीएस का और आपका सीडीपी कर चुके हैं, ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। कल हमने मैथ का भी करा दिया था। आज हम मैथ के 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देखेंगे। इसके बाद हम आपके हिंदी के और इंग्लिश के भी कराएंगे, ठीक है। आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो रात के 8 बजे देखा कीजिए। सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा प्राइमरी लेवल का है। ये हमारा 16वां क्वेश्चन पेडागोजी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन और अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। For a primary grade children, an understanding of vision and estimation would lead to the development of which of the following concepts? ऑप्शन ए संक्रामिकता, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी है नमूनों, ऑप्शन डी है परिकलनों। पहला कह रहा है कि ए सी और डी सही है, दूसरा कह रहा है कि ए बी सी सही है, तीसरा कह रहा है कि बी सी डी सही है, चौथा कह रहा है कि ए बी और डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और डी सही है। यानी कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन और अनुमान की समझ, संक्रामिकता, मापन और परिकलनों संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन और अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पना के विकास की ओर ले जाती है। जैसे कि संक्रामिकता, ये क्या होता है? तर्क के आधार पर समस्याओं को हल करना। जब हम तर्क करते हैं और उसके तर्क के आधार पर ही जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं तो वह संक्रामिकता कहलाता है। जैसे कि पहला और दूसरे के बीच, तीसरे या चौथे के बीच, किसके? पहले और दूसरे के बीच, तीसरे और चौथे के बीच। दूसरा कह रहा है मापन यानी कि मेजरमेंट। ये क्या होता है? मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करता है। क्या करता है? कि कोई निश्चित स्वीकृत नियम होते हैं, उसके अनुसार जो वस्तुएं होती हैं उनको अंक प्रदान करता है। तीसरा है परिकलन, एक गणना करने योग्य होता है। परिकलन क्या होता है? गणना करने योग्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने इसे 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? When asked to write 567, a child writes integer 50067. What could be the most appropriate reason for this error? यानी कि हुआ क्या है कि एक बच्चा था, उसको हमने कितना लिखने के लिए कहा? 567 लिखने को कहा और उसने हमें कितना लिख दिया? 50067 लिख दिया। तो ये इसके अंदर त्रुटि जो हुई है, गलती मिस्टेक हुई है, तो ये हुई किस कारण है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और एक लापरवाह श्रोता है। चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास एंड इज अ केयरलेस लिसनर। यानी कि जो बच्चा है वो कैसा है? बहुत ही लापरवाह श्रोता है। टीचर कुछ और उससे कहती है, वो कुछ और सुनता है, या फिर टीचर जो कहती है उसे वो सुनाई नहीं देता है। वह लापरवाही से वहाँ काम करता है और कक्षा में ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है। ये कारण हो सकता है कि उसने ऐसे लिखा। दूसरा कह रहा है कि बच्चा एक सरल तर्क सोता है किंतु स्थानीय मन की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। चाइल्ड इज अ केयरफुल लिसनर बट हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। वो क्या है कि बच्चा जो होता है वो तो एक सतर्क सोता है, जो टीचर कहती है तुरंत समझ लेता है कि क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि जो प्लेस वैल्यू है यानी स्थानीय मान है, उसकी समझ नहीं है बच्चे को। उसे पता ही नहीं है कि 567 को कैसे लिखेंगे और इसका क्या स्थानीय मान होता है, ठीक है। कि बच्चा केवल 2 अंक की संख्याएं पहचानता है। चाइल्ड रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिजिट नंबर। बच्चा है वो क्या कर रहा है कि 2 डिजिट है वही समझता है, उसके बाद की डिजिट वाले नंबर वो समझ ही नहीं पाता। तो बकवास ऑप्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी ना कर सकता है। चौथा कह रहा है कि स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी। टीचर्स इनएबिलिटी टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है ना, तो बाकी बच्चों ने नहीं किया होगा, कुछ बच्चों ने कर दिया होगा, तो ये शिक्षक की नाकामी नहीं है। तो सही आंसर इसमें हमारा यही हो जाएगा कि बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है, ठीक है। चाइल्ड इज ए केयरफुल लिसनर बट हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। हुआ ये है कि टीचर पढ़ा तो सही रहा है, बच्चा भी सही से सुन रहा है, लेकिन जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है उसके बारे में बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसको वो सही से स्थापित अवधारणा को नहीं कर पाया है। और ये हमारी पेडागोजी ये हमसे क्या पूछना चाहती है, इसको आपको केयरफुली समझना होगा। इसमें आप बच्चे की समझदार पूर्व
इसमें आप डायरेक्ट बच्चे की गलती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी में, तो इसमें आप बच्चे को क्या करेंगे, सतर्क श्रोता ही दिखाएंगे, यानी बच्चे की तो कोई गलती है नहीं और ना ही ज़्यादातर टीचर की है। क्या है, परिस्थितियों की है, यानी कि बच्चे को जो समझा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि उसे प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे समझ नहीं मिल पाई है। ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि वो निकम्मा है, नकार है, समझ नहीं स्थापित कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, सब नहीं कहेंगे। व्याख्या करिए कि बच्चों में स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की जो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है वो स्थापित ना होने के कारण जो बच्चा है वो 567 क्या लिखता है, 50067 लिखता है, क्योंकि उसे प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता, उसने लिखा है 500। तो बच्चे ने क्या किया है कि 500 बोला है तो पूरा 500 ही उतार दिया, फिर 67 बोला है तो 67 को ऐसे लिख दिया है, बल्कि उसे क्या नहीं पता है, प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है। 567 लिखे कैसे जाते हैं, ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे, 567। लेकिन बच्चे ने इस तरह से लिख दी क्योंकि उसे प्लेस वैल्यू के बारे में समझ नहीं है। ठीक है, हमारा अगला कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल स्पेसिफिक नॉलेज दैट इज डिस्प्लेस्ड इन अर्ली मैथमेटिक्स लर्निंग बाय वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। पहला है कि अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स। ऑप्शन बी है संख्या संक्रियाएं, नंबर ऑपरेशनल। ऑप्शन सी है दिक् स्थान संबंधी समझ, स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग। और चौथा कह रहा है कि गणितीय पहेलियां आदि हल करना, सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल्स ईटीसी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर के गणित अधिगम में, यानी कि प्राइमरी लेवल में क्या है, 12वीं लेवल यानी 1 to 5 के गणित अधिगम यानी मैथमेटिक्स लर्निंग में क्या हुआ है कि बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनके द्वारा प्रदर्शित जो प्रयुक्त संख्या है वो संस्कृति यानी कल्चरल जो है वो किसका उदाहरण है, विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। ऑप्शन ए है कि लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं। बॉयज आर बेटर एट लर्निंग मैथमेटिक्स एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़कियों को मैथ नहीं आती, लड़कों को अच्छे से मैथ आती है। शकुंतला का नाम तो आपने सुना होगा, कितनी बड़ी मैथमेटिक्स थी ना। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं इसमें कि स्पेशली जेंडर नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बॉयज़ को आता है गर्ल्स को नहीं। दूसरा कह रहा है कि विशेष अवस्थाओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। देयर मस्ट बी सेपरेट क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज दे कैन नॉट लर्न विद अदर चिल्ड्रन। ये भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो साधारण बच्चे होते हैं वो दोनों क्या करेंगे, एक साथ लर्निंग करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, वे सीख नहीं सकते। हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष तरीके से सिखाएंगे लेकिन एक साथ ही सिखाएंगे। जब वह बच्चे वे कक्षा जहाँ सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। देखिए ये कितना अच्छा हमें मिल गया है, पर अभी इसको नहीं लगाएंगे, अभी चौथा भी देख लेंगे उसके बाद, क्योंकि चारों ऑप्शंस देखने हैं। चौथा कह रहा है कि गणित में प्रक्रियात्मक प्रभाव सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी इन मैथमेटिक्स विल ऑलवेज लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि हमें सबसे अच्छा आंसर सी वाला ही मिल गया है कि हर व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कैसा व्यक्ति, अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा है तो वो हर उम्र में हर चीज़ सीख सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या सीख सकता है, गणित सीख सकता है। ये सबसे अच्छा आंसर रहेगा। ठीक है, अधिगम के बारे में ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 argues for a mathematics curriculum which is MVTs which among the following is are most appropriate is represent this vision।
ऑप्शन ये हमारा है कि पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। करिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज इन नंबरशी। ऑप्शन भी कह रहा है कि पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन और विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। करिकुलम नीड्स टू डेवलपमेंट स्टूडेंट्स इनर रिसोर्स टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यचर्या का गणितीय पहलुओं को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। करिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल्स। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला है ए एंड सी, दूसरा है कि ओनली बी, तीसरा है कि बी और सी, चौथा है ए और बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की केवल बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन और विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। इसका विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं उनके आंतरिक संसाधनों का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्राइमरी स्टेज मैथमेटिक्स करिकुलम शुड लिस्ट फोकस ऑन। आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भी पढ़कर जाना है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार जो प्राथमिक स्तर के गणितीय पाठ्यक्रम होते हैं उसको डेज पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। इनसे हमसे पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सबसे कम किस पर फोकस हमारा होना चाहिए, सबसे कम पूछा है। ऑप्शन ए प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलेवेंट मैथमेटिक वोकैबुलरी, इस पर तो होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि द्विक स्थान संबंधी समझ के लिए डेवलपमेंट ऑफ स्पैटिकल अंडरस्टैंडिंग, इस पर भी होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स, और चौथा कह रहा है कि समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सबसे कम हमें मानक कलन विधियों के उपयोग पर प्रकाशित करना चाहिए अपना ध्यान, सबसे कम ध्यान इसी पर होना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, द्विक स्थान संबंधी समझ के विकास तथा प्रतिमानों अथवा प्रतिरूपों की पहचान आदि पर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। जबकि समस्याओं को हल करने के लिए जो मानक कलन विधियां हैं उनका उपयोग उच्चतर स्तर के गणित पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर सबसे कम फोकस इस पर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला है कि बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, टू नो अबाउट चाइल्ड्स मिसकंसेप्शंस। दूसरा है ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, टू असेस द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। तीसरा है कि पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन डी है ये जानना कि शिक्षण गतिविधि उपयुक्त है या नहीं, टू नो इफ अ टीचिंग स्ट्रेटजी इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो बताइए कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले देख लो, इसने रचनात्मक आकलन पूछा है और उसमें पूछा है कि नहीं है, तो बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना ये तो रचनात्मक आकलन का उद्देश्य बनता है। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना ये भी बनता है। यह जानना कि शिक्षण गतिविधि उपयुक्त है या नहीं ये भी है। लेकिन पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ये जो है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन ये रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। आप देख लीजिए रचनात्मक आकलन होता क्या है। हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक आकलन से तात्पर्य ये है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में आकलन करके सुधार करने से है। यानी कि शैक्षिक कार्यक्रम यानी शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं, जो योजना की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें आकलन करके जब हम सुधार करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रचनात्मक आकलन। ठीक है, रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनके बारे में जानें, उनके ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों की समझ है उसको आंकें, यह जानें कि शिक्षण गतिविधि उपयुक्त है या फिर नहीं उपयुक्त है। ठीक है, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है और हमसे नहीं पूछा है। हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा, विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अ प्राइमरी टीचर फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स इन हर स्टूडेंट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सबसे
निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क में हेल्प हर इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर? ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना, यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स इन हर क्लास। ऑप्शन बी कह रहा है कि अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, गिविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन फॉर्मूला टू प्रैक्टिस। ऑप्शन सी कह रहा है कि नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, कंडक्टिंग रेगुलर क्लास टेस्ट्स। और ऑप्शन डी कह रहा है कि श्याम पट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना, सॉल्विंग टेक्स्टबुक क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये तो हमारा कोई आंसर है ही नहीं कि नहीं है कि हम श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर किसी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कर दें। और नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना ये भी नहीं है। और अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करें तो ये भी नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाएं और पहेलियां हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त तरीका होता है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। तो आपको एनईपी 2020 को भी पढ़कर जाना है, इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है कि अधिगम की समझ और एकीकृत होना चाहिए, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड। दूसरा कह रहा है 3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, स्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन न्यू 5+3+3+4 डिजाइन। अगला कह रहा है कि 2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन न्यू 5+2+3। अगला कह रहा है कि फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, फाउंडेशनल स्टेज शुड लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। इसमें से हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है ए एंड सी, ए और सी। दूसरा कह रहा है ए एंड बी, ए और बी। तीसरा कह रहा है बी एंड डी, बी और सी। चौथा कह रहा है सी और डी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। ये नीपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4। ये याद रखना, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ढांचा है? 10+2 की जगह पे 5+3+3+4 है। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करने के साथ साथ अधिगम समझ और एकीकृत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा का विकसित करने के लिए करती है। इस प्रकार का हस्तकौशल सामग्री का उपयोग अ टीचर यूजेस मैनिपुलेटिव सच एज ब्लॉक्स, मार्बल्स etc फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यूज ऑफ सच मैनिपुलेटिव्स। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करना, क्रिएट्स कन्फ्यूजन अमोंग लर्नर्स। दूसरा कह रहा है कि औपचारिक कलन विधि को समझने में बाधा डालता है, हैंडल्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मल एल्गोरिदम। तीसरा कह रहा है कि छोटे बच्चों को खाली समय देता है, प्रोवाइड्स लेजर टाइम्स टू यंग चिल्ड्रंस। चौथा कह रहा है कि अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, हेल्प्स इन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लैक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणात्मक अधिगम में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों और अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज द मिसकंसेप्शंस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन इन अ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए है मानक संदर्भित परीक्षा, नॉर्म रिफरेंड टेस्ट। ऑप्शन बी है मानदंड संदर्भित परीक्षा, क्राइटेरियन रिफरेंडेड टेस्ट। ऑप्शन सी है नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ऑप्शन डी है औपचारिक शिक्षा यानी रेमेडिकल
टीचिंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, नैदानिक परीक्षा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि नैदानिक परीक्षा क्या होती है, क्या है? वह परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, अतः बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांति और अधिगम आ रही कठिनाइयों का विश्लेषण के लिए नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम अगर बच्चों को आ रही होती है और उसे हमें सॉल्व करना होता है, तो उसके बारे में जब पता लगाना होता है, वही नैदानिक परीक्षण कहलाता है। इससे हम कठिनाइयों के बारे में पता लगाते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। On the basis of the information given in the statement, which of the following teaching strategy gives first-hand experience to the learners to construct mathematical knowledge? ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट है कि एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। अ टीचर्स वांट टू टीच द कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इन 360 डिग्री। शिक्षण विधियां हैं कि शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चंदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। टीचर ड्रॉस अ quadrilateral on blackboard and measure its angle using protractor and shows that sum of the angles is equal to 360 degree। दूसरा कह रहा है कि teachers draw a triangle on a piece of paper and draws its diagonal to divide it into triangle. He uses angle sum property of triangle to show that sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree। शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है, फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। देखो ये हमारी पेडागोजी है, तो पेडागोजी मैथ की ऐसी ही पूछी जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर आप माइंड लगाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगला कह रहा है कि शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खींचने के लिए कहता है। टीचर्स आस्क स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट वेरियस टाइप ऑफ ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड मेजर देयर इंटीरियर एंगल्स एंड फाइंड आउट द सम ऑफ द एंगल्स इन ईच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। पहला कह रहा है कि ओनली ए, दूसरा कह रहा है ओनली बी, तीसरा कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा कह रहा है सेकंड एंड थर्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सभी चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इस अवधारणा को बच्चों में गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहना और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों के योग खोजने के लिए कहना शिक्षण विधियां जो होंगी वो उपयुक्त होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स यूजर इन वेरियस कल्चर बाय स्ट्रीट वेंडर्स एंड कॉमन पीपल इन अ प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स करिकुलम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। नहीं है सत्य, इसमें से कौन सा यानी कि गलत है। पहला है कि औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो लिंकेज बिटवीन फॉर्मल मैथमेटिक्स एंड द वन यूज्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स एंड कॉमन पीपल। दूसरा कह रहा है कि आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी श्रमबद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। देयर आर इमेंशली रिच मैथमेटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल विच कैन बी इंक्लूड इन क्लासरूम डिस्कशंस। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। इंक्लूजिंग ऑफ डिवर्सल मैथमेटिकल
Practices of various cultures can be utilized to make mathematical learning interesting and relevant. चौथा कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड्स कैन ब्रिंग डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद नंबर्स, कैलकुलेशंस एंड काउंटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। ये कैसा है? ये गलत बात है, बाकी सभी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और जो आम लोग होते हैं उनके द्वारा उपयोग करने जाने वाली जो गणित यानी मैथमेटिक्स होती है उसको प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने के कई सारे तर्क होते हैं। जैसे कि पहला तर्क है कि विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण बनाता है, प्रासंगिक बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आज जो संख्याएं होती हैं, गिनती होती हैं और परिकलन के अलग अलग तरीके होते हैं, उनको कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि आम लोगों द्वारा प्रयुक्त जो गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं उनको कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। और अगला कह रहा है कि औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग करने वाले गणित में संबंध होता है। और उसने कहा था संबंध नहीं, इसीलिए वो गलत हो गया था, क्योंकि संबंध होता है। अगला कह रहा है कि कॉमन इरर डेटा मैथमेटिक्स टीचर ऑफन इनकाउंटर्स व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शंस इज एडिंग द नंबरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर सच एरर? यानी कि जब बच्चों को दो भिन्न जोड़ने के लिए कहते हैं तो एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक पाता है अक्सर पाता है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? एक टीचर ने अपने बच्चों को जोड़ने के लिए दिया, अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, बच्चे क्या करते हैं कि अंश को अंश के साथ जोड़ देते हैं और हर को हर के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसी त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? पहला है कि लिखित अभ्यास का अभाव, यानी कि लेक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। दूसरा है कक्षा में सतर्कता का अभ्यास, लेक ऑफ अटेंशन इन द क्लास। तीसरा है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। चौथा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के एक से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो बच्चे होते हैं दो भिन्नों को जोड़ते हैं तो वंश को अंश के साथ जोड़ देते हैं और हर को हर के साथ। तो ऐसी त्रुटि को सबसे संभावित कारण ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ है और भिन्न की अवधारणा को वह समझ नहीं पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ता के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स विल हेल्प टू रिड्यूस द फियर एंड एंग्जायटी इन मैथमेटिक्स अमॉन्ग लर्नर्स? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट्स यानी कि परियोजना, ऑप्शन बी है सहयोगी अधिगम कार्य कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, तीसरा है पेपर पेंसिल टेस्ट और चौथा है योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। पहला है बी एंड सी, दूसरा है ए और डी, तीसरा है बी और डी, चौथा है ए और बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स यानी कि परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क। व्याख्या भी कह रही है कि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में परियोजना विधि सहयोगी अधिगम कार्य विधि सहायक होगी। परियोजना विधि क्या होती है, सहयोगी अधिगम कार्य क्या होती है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी समस्या को हल करने की योजना परियोजना कहलाती है। कोई लक्ष्य होता है उसके प्राप्त करना और कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना ही परियोजना कहलाती है। इसके अंतर्गत पूरे कार्य को छोटे छोटे कार्यों के रूप में विभक्त कर समस्या को हल करते हैं। इसमें क्या होती है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसको हम छोटे छोटे कणों में हल कर देते हैं तो वह क्या कहलाती है?
परियोजना विधि। सहयोगी अधिगम क्या होता है? सहयोग के माध्यम से किया गया कार्य, जैसे कि गणित अधिगम में 2 बच्चे या समूह में बच्चों के द्वारा गणित सीखना, ये क्या कहलाता है? सहयोगी अधिगम। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है आपका 7 मार्च को, और इसका 2 अप्रैल लास्ट डेट है और 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। अगर आप सीटेट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म फिल कर दीजिए। 7 मार्च से भरना स्टार्ट हो गया था, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, यानी 2 अप्रैल तक आप भर सकते हैं, और 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। इसके 2 एग्ज़ाम होंगे, प्राइमरी और जूनियर। प्राइमरी वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, और सेकेंडरी वाला जो होता है जूनियर वाला, वो आपका 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है। प्राइमरी वाले में 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी और मैथमेटिक्स। ठीक है। और वे पाँचों आपके लिए कंपलसरी होते हैं। इसमें से एक का हिंदी और इंग्लिश होता है, इसको छोड़कर आप कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हैं, जैसे संस्कृत, उड़िया, कोई भी। ठीक है। बाकी आपका कंपलसरी होता है। 6 to 8 में हिंदी, इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है, सीडीपी आती है। और अगर आप एसएसटी लेना चाहते हैं तो एसएसटी 60 नंबर की होती है, और मैथ और साइंस लेना चाहते हैं तो वो 60 नंबर की होती है। ठीक है। तो अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो हम डेली रात के 8 बजे आपके करवाते हैं प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, जिससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें देखा कीजिए। और अगर प्राइमरी लेवल के करते हैं तो सुबह कराते हैं तैयारी, तो आप प्राइमरी लेवल के उस मॉर्निंग में देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर हम सारे कराएंगे, 2022 और 2023 के, और साथ में 2024 के भी, क्योंकि जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, मैंने आपको कराया था, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। साथ ही कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिसका आपको आइडिया मिले कि एग्ज़ाम में कैसे क्या रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, वो आपको इंस्टाग्राम पे बताते हैं। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो हम आपको इंस्टाग्राम पे बताते हैं, और साथ ही फेसबुक पर भी। और साथ ही कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।